हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। यूएनओ के प्रमुख 6 अंगों में से 4 अंग हम पहले देख चुके हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय को हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास और उसके साथ साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य या और भी जो दूसरे मैटर होते हैं विकास से संबंधित, ये इस परिषद का काम है। इसकी संरचना, मतदान और सत्र के बारे में भी देख लेते हैं। इसके 54 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 54 सदस्य हैं। ये एक स्थायी संस्था है। स्थायी मतलब पूरी एक साथ भंग नहीं होती है, एक साथ के पूरे चुनाव नहीं होते हैं इसके। और इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं और नए 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है और एक वोट होता है। निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। करीब 5 सप्ताह का वार्षिक सत्र होता है जो कि न्यूयॉर्क और जेनेवा में बारी बारी से एक साल में होता है। इसके कार्य और शक्तियों को हम संक्षेप में देख लेते हैं। ऐसे डिटेल्ड चार्टर में जो वर्णन है वो ज़्यादा है, हम यहाँ शॉर्ट में समराइज्ड वे में देख रहे हैं कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मामलों पर ये आर्थिक और सामाजिक परिषद अध्ययन कर सकती है, स्टडीज कर सकती है और इस विषय में महासभा और अन्य विशिष्ट अभिकरणों को और सदस्य राष्ट्रों को रिपोर्ट दे सकती है, स्टडीज करा सकती है इन मैटर्स पर और रिपोर्ट दे सकती है। ये पहली बात हम यहाँ कार्य और शक्तियों में देख रहे हैं। दूसरी बात कि सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर और लागू करने के लिए संस्तुति दे सकती है। मतलब सभी विश्व के सभी मानवों को अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं मिल जाएं, इसके लिए वो रिकमेंडेशन दे सकती है। अपने संबंधित विषयों पर महासभा को आलेख दे सकती है, सम्मेलन बुला सकती है। ये आर्थिक और सामाजिक मामलों से संबंधित विषयों पर सम्मेलन बुला सकती है और मतलब जो भी वो इफेक्टिवली कर सकती है इनको बढ़ाने के लिए। सुरक्षा परिषद को सूचनाएं प्रेषित करना और सहायता करना भी इसका काम है। चार्टर द्वारा निर्धारित और महासभा द्वारा निर्दिष्ट सभी कार्यों का संपादन करना भी इसका काम है जो उसके क्षेत्राधिकार में हो। मतलब आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक, सांस्कृतिक वगैरह से संबंधित जो मामले महासभा उनको सौंपती है, उनको क्रियान्वित करना, उनका संपादन करना आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम है। विभिन्न विशिष्ट अभिकरण भी होते हैं यूएनओ के जो इस तरह की गतिविधियों से रिलेटेड होते हैं, जैसे ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर IMF है या यूनेस्को है। उनकी गतिविधियों में कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना भी आर्थिक और सामाजिक परिषद करती है। वास्तव में जो शॉर्ट में हम इस संस्था का उद्देश्य बताना चाहें तो ये होगा कि गरीबों और अस्वस्थ और अशिक्षितों और अन्य कमजोर वर्ग के जीवन सुधार का ये संस्था प्रयत्न करती है ताकि विश्व शांति स्थायी हो। और हम ये जानते हैं कि विश्व शांति केवल राजनीतिक कारणों से ही नहीं सही जा सकती, बल्कि अगर उसको शांति को स्थायी बनाना है तो मानव के जीवन स्तर को उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा जिससे कि वो विश्व शांति की स्थापना कर सके। तो एक परमानेंट शांति तभी आ सकती है जब हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर जाए। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद इस दिशा में प्रयत्न करती है संपूर्ण मानव जाति के लिए। इसके कार्यों का मूल्यांकन करना चाहें तो इसके और विशिष्ट समितियों के तत्वावधान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों को तकनीकी सहायता दी गई है। ये एक्चुअली डेवलपमेंट, जैसे कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट या और बिल्डिंग्स बनाने में या किसी भी फील्ड में टेक्निकल हेल्प अगर देनी हो या आर्थिक सहायता देनी हो या शैक्षिक कार्यक्रमों में सहायता देनी हो, उस तरह के काम आर्थिक और सामाजिक परिषद के होते हैं।
तो ये पिछड़े हुए देशों में इन्होंने सच में तकनीकी सहायता दी है। मानव अधिकारों की घोषणा में भी इसकी रोल माना जाता है। ये व्यापक जन कल्याण के कार्य करके इसने सच में यूएनओ को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया है। इसने विश्व को एक इम्पोर्टेंट संस्था बना दिया यूएनओ को, क्योंकि पॉलिटिकल मसलों से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक मामले, शैक्षणिक और सांस्कृतिक मामले आजकल लोगों की तरजीह पर होते हैं। शरणार्थियों, राज्यविहीन व्यक्तियों, ट्रेड यूनियन के अधिकारों, दास्ता और बिगाड़ जैसी समाज विरोधी कार्रवाइयों पर ये इस संस्था में सतत विचार विमर्श होता है। आर्थिक और तकनीकी सहायता से इसने पिछड़े राष्ट्रों के विकास का प्रयत्न किया है। किसी नस्लीय धार्मिक समुदाय को नष्ट करने, ये जिस भी देश में इस तरह की कोशिशें होती हैं तो वहाँ ये एक्टिव हो जाती है। इस तरह के प्रयासों को अवैध घोषित किया गया है इसके द्वारा। जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनको आवश्यक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल हेल्प या आर्थिक हेल्प ये उपलब्ध कराती है। सड़कों, व्यापार, कृषि, उद्योगों की उन्नति में आर्थिक और तकनीकी सहायता इसने सच में दी है। इसकी सहायक भारत और एशिया के बहुत सारे देश इससे लाभान्वित हुए हैं। बाकी भी जो पिछड़े और अल्प विकसित देश हैं, बाकी महाद्वीपों के भी इसकी सहायक और संबंधित संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, शरणार्थियों के लिए निधि, तकनीकी सहायता समिति, यूरोप, एशिया और सुदूर पूर्व के लिए और लैटिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग ने, इसकी विशिष्ट समितियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। मानव जाति के लिए अविकसित और नवोदित राष्ट्रों के लिए ये एक महत्वपूर्ण संस्था सिद्ध हुई है। अच्छा, इस तरह के कार्यों के लिए ये तो विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य हैं। यूएनओ के कई विशिष्ट अभिकरण हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में काम करती हैं। जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जैसे यूनेस्को है या WHO है या FAO है। ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इस तरह के कार्यों के लिए यूएनओ के कुछ विशेष अभिकरण भी हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और आर्थिक और सामाजिक परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से ये परिषद इन संस्थाओं में भी समन्वय स्थापित करती है। ये एजेंसीज आर्थिक और सामाजिक परिषद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। यहाँ हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IMF जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी एजेंसीज हैं। और लगभग 1600 से भी ज़्यादा NGOs इससे जुड़े हुए हैं कंसल्टेटिव स्टेटस लेकर के साथ में। तो एक तरह से ये जो अंग है यूएनओ का, ये पूरे मानव जाति के लिए आर्थिक सुधारों के प्रयत्न करती है, सामाजिक सुधारों के प्रयत्न करती है और इसके लिए शैक्षिक उन्नयन, आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यूएनओ का छठा अंग, एक और अंग महत्वपूर्ण अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जो कानून से संबंधित प्रश्नों को डील करती है। एक तरह से जैसे जिस तरह से कोर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पर, वही इंटरनेशनल क्षेत्र में ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये पॉलिटिकल मैटर से जुड़ी हुई संस्था नहीं है, ये सिर्फ लीगल तरीके से काम करती है। ये सदस्य राज्यों के बीच ऐसे कानूनी विवादों पर कानूनी निर्णय देती है जिन्हें उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये जैसे जिस तरह से हमारे यहाँ भी होता है, मुकदमे जो वहाँ ले जाए जाते हैं उन पर डिसीजन देती है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी राष्ट्रों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मुकदमों पर अपना डिसीजन देती है। यूएनओ की और संस्थाएं या उसके जो अंग हैं वो भी इससे परामर्श ले सकते हैं, जैसे महासभा सुरक्षा परिषद या दूसरे और भी अंग। चार्टर के अनुच्छेद 92 में उसका मंतव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वो न्यायालय के निर्णयों का ठीक से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन ना करे तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर उपयुक्त कार्रवाई के लिए आकृष्ट करे।
इसकी डिसीजन ये है कि सदस्य राष्ट्रों ने शुरू में चार्टर पर साइन करते समय ये माना है कि वो इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का पालन करेगा, पर फिर भी यदि कोई पक्ष पालन नहीं करता है, एक पक्ष, तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि वो सुरक्षा परिषद में जाए, उस सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर आकृष्ट करे, और सुरक्षा परिषद के पास पावर है कि वो विभिन्न प्रतिबंधों वगैरह के द्वारा या इवन लास्ट में सैन्य कार्रवाई का भी अधिकार है उसके पास में, तो उससे अपनी बात मनवाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हेग में हुई थी, हेग नाम की जगह पर। अभी भी इसका जो स्थायी मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो वहीं पर है, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन और कार्यप्रणाली देख लेते हैं। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 है। इनमें से आपस में ये अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा किया जाता है, मतलब जो व्यक्ति सुरक्षा परिषद में बहुमत से चुन लिया जाता है और महासभा में भी चुन लिया जाता है, वो न्यायाधीश के रूप में फाइनली चुन लिया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। हर 3 वर्ष बाद 5 जज सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मुख्य स्थान हेग में है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। गणपूर्ति 9 सदस्यों की, मतलब जब 9 जज उपस्थित होंगे तब निर्णय लिए जा सकते हैं। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता अनुसार ही होती है, ये पॉलिटिकल नहीं होती, योग्यता देखी जाती है, पर ध्यान रखा जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक ही राष्ट्र से ना हो। न्यायालय के सामने वही विवाद लाए जा सकते हैं जिनको दोनों पक्ष उसके सामने रखना चाहें। एक पक्ष नहीं रख सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दोनों पक्ष यदि रखते हैं तभी कोई वाद न्यायालय के सामने रखा जा सकता है। तो दोनों पक्ष उसके सामने रखना चाहें या जिनका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर या किसी संधि के द्वारा न्यायालय में लाया जाना अनिवार्य हो, ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। जब दोनों पक्ष चाहते हो तब, या फिर पहले से ही संधि में इस तरह का जिक्र हो कि यदि कोई पक्ष उल्लंघन कर रहा है तो न्यायालय इस पर डिसीजन देगा। तो इस तरह की अगर शर्तें पहले से किसी भी संधि वगैरह में हो तो न्यायालय उस मामले में डिसीजन कर सकता है। इन मुकदमों में वादी प्रतिवादी राष्ट्र ही हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं हो सकते। ये व्यक्तियों से संबंधित मुकदमे इसमें नहीं लाए जाते, इंडिविजुअल से, इसमें राज्य ही पक्ष हो सकते हैं। जो राष्ट्र यूएनओ के सदस्य नहीं है वे भी अपने वाद इसके समक्ष ला सकते हैं। ये भी है कि केवल सदस्य राज्य जरूरी नहीं है, दूसरे राष्ट्र भी ला सकते हैं हेल्प लेने के लिए। न्यायालय का क्षेत्राधिकार देख लेते हैं हम। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, ये हम पढ़ रहे हैं। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार वे मामले जिन्हें संबंधित राज्य स्वेच्छा से प्रस्तुत करें, तो ये इसके एक तरह से राज्यों की स्वेच्छा से प्रस्तुत किए जाने मामले ऐच्छिक क्षेत्राधिकार में। अनिवार्य क्षेत्राधिकार कि राज्य स्वयं घोषणा करके जिन क्षेत्रों में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है, जैसे जब 2 राष्ट्र कोई संधि करते हैं तो उसमें संधि में ही जिक्र कर लेते हैं कि जब भी कोई इसका उल्लंघन करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस पर फैसला करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जब पहले से अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया गया हो राज्यों के द्वारा, तो ये न्यायालय की में लाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति वगैरह के मामले, संधि की व्याख्या संबंधी मामले, ये इसके अनिवार्य क्षेत्राधिकार में। तीसरी बात, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार कि महासभा, सुरक्षा परिषद सहित यूएनओ के और भी दूसरे अंग और अभिकरण न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। मानना जरूरी नहीं उस परामर्श को, सिर्फ ये परामर्श दे सकता है न्यायालय, उसका मानना उनके ऊपर है। निर्णय की क्रियान्विति किस तरह से की जाती है कि यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। वैसे तो सब लोगों ने पहले ही जो चार्टर के सदस्य हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि वो मानेंगे, पर यदि नहीं मानता है कोई पक्ष तो सुरक्षा परिषद उसको बाध्यकारी तरीके से उस निर्णय को मनवाएगी, पूरा करवाएगी। निर्णय करते समय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निर्णय करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्णय करते हैं। जो विविध कालों में डेवलप होते रहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून को डेवलप होने के, तो ये उनके अकॉर्डिंग ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय करता है।
मूल्यांकन बहुत शॉर्ट में कर लेते हैं। इसके पास मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास हालांकि बाध्यकारी शक्ति नहीं है, कोई पुलिस पावर इंडिपेंडेंट नहीं है इसके पास में, पर फिर भी इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है। पर यह भी तथ्य है कि ये संख्या बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास में जो केस आए हैं वो बहुत कम है, बहुत ही मतलब 100 के आसपास की केसेस से तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। सुधार हेतु ये सुझाव दिए जाते हैं कि इसमें मुकदमे लाने का अधिकार राष्ट्रों के साथ साथ व्यक्तियों को भी मिलना चाहिए, तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर पाएगा। एक्चुअल में कोई भी महाशक्ति या कोई भी संप्रभु राज्य ये स्वीकार नहीं कर सकता कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसके खिलाफ अगर निर्णय दे रहा है तो उसको जबरन उसे मानना पड़ेगा। तो जब दोनों राष्ट्र सहमत होते हैं तब वाद उसमें जाता है। तो इस हिचक की वजह से उसमें मुकदमे कम ले जाए गए हैं और आपस में ही महाशक्तियाँ अपने लेवल पर, अपनी शक्ति के बल पर निपटने में ज़्यादा यकीन करती हैं। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो एक बहुत बेटर संस्था हो सकती थी, ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती थी, पर बहुत कम मुकदमों के साथ, बहुत कम कार्य के साथ ये अभी तक चल रही है। और ज़रूर से इसमें कुछ सुधार किए जाएं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये हम यूएनओ के 6 अंग देख चुके हैं। यूएनओ के बारे में, उसके कार्यों के बारे में और उसने क्या भूमिका निभाई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।